हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसे हम डिनोट करेंगे रो से। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, और मोस्टली हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो आपके पास ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो आपका डायमेंशन है हर तरफ से आपको एक जैसा दिखेगा। तो इस तरह का जो आपका यूनिट सेल होता है, जहां पर एसडीएम इक्वल है, यानी कि आप कह सकते हो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह का अगर आपको यूनिट सेल दिखता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो डेंसिटी होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला आपका डेंसिटी का होता है। अगर हम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल होगा, क्योंकि यूनिट सेल के बारे में देख रहे हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब आप, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्यूबिक यूनिट सेल की, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर आपके पास जो यूनिट सेल है इसका मास कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है। तो देखिए, क्योंकि मास ऑफ यूनिट सेल में अगर हम देखें तो वहां पर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, और आपको पता होता है कि मास ऑफ एन एटम में डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एक एटम का मास कितना होगा उसे हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास जो भी गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे आपने देखा, अगर मैं बात करूं कार्बन में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से लिखा होता है, यानी कि जो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 ग्राम। इसका मतलब होगा कि, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन के एक एटम का 12 ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कार्बन है उसके जब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स कंबाइन होंगे, यानी कि आपके पास क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स जब कार्बन के आप कलेक्ट करोगे तो उसका मास कितना आएगा? 12 ग्राम। ठीक है, इसका मास कितना आएगा? 12 ग्राम। दैट मीन्स अगर हम एक एटम का, वन एटम ऑफ कार्बन का मास निकालना चाहिए तो आपको क्या करना होगा? 12 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। 12 आपका क्या है? एटॉमिक मास। 12 आपका क्या है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक, अगर हम इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एटॉमिक मास को हम m से लिख लेते हैं और एवोगाड्रो नंबर आपका m ये हुआ। अब देखें, क्योंकि जो भी आपका यूनिट सेल होगा, यहाँ पर आपने देखा कि पार्टिकल्स हैं, वो बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं या फेस सेंटर्ड हो सकते हैं। तो जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें तो एक ही एटम आता है। तो अगर हमारे पास एक एटम का मास, तो डायरेक्टली हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? एक एटम का मास इतना है, तो बॉडी सेंटर्ड में क्योंकि दो एटम्स होते हैं तो क्या हो जाएगा? डबल, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपके पास एफसीसी है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दैट मीन्स आपके पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड है या एफसीसी है, वहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब हमारा काम केवल इससे नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि अगर वहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, यानी कि 2 दिखेगा या 4 दिखेगा। तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होता है, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू है ये मास किसके लिए? एक एटम के लिए। 2 एटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4 एटम के लिए 4 से मल्टीप्लाई। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं इसे? रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल m, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? m/na, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम का मतलब ये जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? AQ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? AQ लिख सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक नोटेशन दे देते हैं Z। ठीक है, Z इंटू M। Z आपके पास क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। Z आपका 4 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Z इक्वल टू कितना होगा? 1। 4 BCC, Z इक्वल टू कितना होगा? 2। 4 FCC के लिए Z इक्वल टू कितना होगा? Z इक्वल टू 4। ठीक, ये आपका 2 और ये 4।
तो मतलब अगर हमें पता चल गया कि जो आपका यूनिट सेल है वो सिंपल है या बॉडी सेंटर्ड है या एफसीसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाले नंबर आएंगे। ठीक, एन तो आपको पता ही है अविगाद्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। और ए मतलब यस लेंथ, ए आपका क्या हो गया, यस लेंथ हो गया। ठीक, ए दिया होगा या आर दिया होगा, तो जो भी आपके पास फॉर्मूला बनता है, जो भी आपका ए होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपके पास है मोलर मास, अविगाद्रो नंबर, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका डेंसिटी निकल कर आएगा। राइट, अब इस फॉर्मूले का यूज कहां पर हो सकता है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, राइट। दूसरा आप क्या निकाल सकते हो, अगर डेंसिटी गिवन है, अविगाद्रो नंबर हमें मालूम होता है, ए भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, तो हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जेड अगर आपको पता चल गया, जेड का वैल्यू अगर आपको पता चल गया, तो आप उस यूनिट सेल के बारे में बता सकते हो कि वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या बॉडी सेंट्रेड है या फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल है, वो किस टाइप का सेल है उसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक। तो आपने देखा कि अगर आपको यूनिट सेल में जेड की वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या कर सकते हो, उस यूनिट सेल का प्रिडिक्शन कर सकते हो किस टाइप की यूनिट सेल हमारे पास है। अगर z इक्वल टू 4 है तो मतलब डेफिनेटली वो किस टाइप की सेल होगी, यूनिट सेल होगी, एफसीसी होगी। इसी तरह से एक और इसका एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का कि जो आपके पास अगर हमें किसी यूनिट सेल का डेंसिटी पता है, हमें उसका नेचर पता है, नेचर का मतलब ये वाला जेड की वैल्यू पता है, मोलर मास भी पता है, ए भी पता है, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ए। एक तो आप क्या कर सकते हो, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर और क्वांटिटी गिवन है, जेड कैलकुलेट कर सकते हो अगर अदर क्वांटिटी गिवन है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अविगाद्रो नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा मोलर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर कोई अदर गिवन है, जो 4 अदर क्वांटिटी अगर वो गिवन है तो आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले का इस तरह से यूज किया जाता है, इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड। और क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास दिया हुआ यहाँ पर कि कोई एलिमेंट है बीसीसी में अरेंज है, और बीसीसी में अरेंज होने की वजह से वहां पर जो यस लेंथ है वो कितना है, 290 pm है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है वो हम लिख लेते हैं। गिवन आपके पास गिवन है बीसीसी, आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, बीसीसी में है, बीसीसी यूनिट सेल। और बीसीसी अगर है तो यहां से आपको साफ नजर आएगा कि जो आपका जेड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 हो गया। राइट, अब आपको दिया हुआ यहाँ पे कि एटॉमिक मास यानी कि m इक्वल टू आपका कितना आ गया, 50u, राइट, 50u। और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू आपका कितना है, 290 pm। और आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी रो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। राइट, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जेड तो हमें पता है ना, जेड इक्वल टू 2, एम आपके पास कितना है 50, और ए आपके पास 290 pm है, इसे आप ग्राम में लिख सकते हो 50 ग्राम। और ये आपके पास 290 pm को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपके पास कितना है 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यू आ गया इंटू अविगाद्रो नंबर। अविगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपके पास निकल रहा है। और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना निकल कर आया आपका 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं और
देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर का मतलब कि क्या वो एससी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्या वो बीसीसी है या क्या वो एफसीसी है। अब वैसे तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री को देख के बताते हैं कि अगर कॉर्नर पे है तो सिंपल हो गया, अगर बॉडी सेंटर पे भी एटम है कॉर्नर के अलावा तो अगर आपके पास यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर पे भी एटम हो गया, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी एटम हो गया तो बॉडी सेंटर हो गया। लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास आ गया z इक्वल टू 1 तो मतलब आपका क्या हो गया, सिंपल। अगर z इक्वल टू आ गया 2 बीसीसी हो गया, अगर z इक्वल टू आ गया 4 आ गया तो कौन सा हो गया, एफसीसी हो गया। ठीक है, तो दैट मींस इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होगा, z का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, z का वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, रो इक्वल टू जेड एम ए क्यू इंटू एन ए, राइट। अब आपको देखो डेंसिटी गिवन है, एम गिवन है, ये एम हो गया आपका, ए आपको पता है, एन ए आपको पता है, आपको निकालना है जेड। मतलब जेड इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर रो इंटू ए क्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। अब आपके पास रो कितना है, रो आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है 7.2 ए आपका किसमें दिया हुआ है 289, तो इसे आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, इसे आप कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ग्राम में होगा तो ये आपका सेंटीमीटर में आपको लिखना होगा। तो 289 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ग्राम, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा आगे अगर हम बात करें, ये आपका क्या था, ग्राम पर सेंटीमीटर। एन ए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपका होगा डिवाइडेड बाय कितना आएगा, एम मतलब 52 ग्राम, राइट। अब इस कैलकुलेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो z का जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास निकल कर आएगा z इक्वल टू 2.01, z इक्वल टू 2.01। इसका मतलब क्या होगा, वैसे 2.01 तो नहीं होता किसी का, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके पास जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रहा है वो किसके लगभग होना चाहिए, इन नंबर के नियरेस्ट लिखोगे आप। तो 2.01 का मतलब आप क्या कर सकते हो, 2.0 का मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, z इक्वल टू 2, और z इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो कि क्रोमियम है वो कौन सी फॉर्म में है, वो आपका हो गया बीसीसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से आपको नेचर फाइंड आउट करना होता है कि z का वैल्यू हमें पता चल गया, जैसे आपके पास आ गया 3.89 आ गया या 3.99 आ गया, तो 3.9 या 3.8 इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो, तो नेचर क्या हो जाएगा फिर एफसीसी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि किसके नियरेस्ट आ रहा है, और ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो z का वैल्यू आएगा मोस्टली क्वेश्चंस में आपको कितना दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा या 4 दिखेगा, ये देखिए 100 निकाल दिया, ठीक है। आपके पास इस रेंज में आपको वैल्यू दिखेगी, ठीक। तो ये आपके पास हो गया, राइट। अच्छा एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके पास है कॉपर का जो मास है दैट इज 63.55 ग्राम, राइट। अब यहाँ पर देखें आप, क्योंकि कॉपर आपका किसमें क्रिस्टलाइज है, एफसीसी में, कॉपर किसमें है, कॉपर आपका किसमें, एफसीसी में है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, z इक्वल टू एफसीसी के सेंटर क्यूबिक यूनिट से में z का वैल्यू कितना आता है 4 आएगा, राइट। अब देखें यहाँ पर डेंसिटी निकालना है, लेकिन डेंसिटी निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है दैट इज रो इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू इंटू एन ए, ठीक है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको जेड पता चल गया, पता चल गया। मोलर मास गिवन है, मोलर मास ही है, तो मतलब आपको मोलर मास भी पता है, ए का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, एन तो हमें पता होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि हमें यस पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस के बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है, रेडियस के बारे में दिया हुआ है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ यूनिट सेल एंड एटम जो आपका होता है उसका रेडियस और यूनिट सेल का जो लेंथ होता है उनमें अगर हम रिलेशन देखें, तो अगर हम बात करें एससी की, एससी में जो आपका रिलेशन होता है ए एंड आर के बीच में, ए एंड आर के बीच में, तो वो आपका क्या होता है ए इक्वल टू 2r, ठीक। अगर हम बीसीसी या एफसीसी की बात करें
तो BCC में आपके पास क्या होगा 4R इक्वल टू √3a, ठीक है, ए और आर में रिलेशन। FCC की अगर हम बात करें तो 4R इक्वल टू √2a। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो a इक्वल टू 2R, अगर BCC है तो 4R इक्वल टू √3a होगा, और अगर आपके पास FCC है तो FCC में आपका 4R इक्वल टू √2a आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें सबसे पहले a निकालना होगा, फिर डेंसिटी आपका निकल कर आएगा। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि FCC है तो कौन सा रिलेशन आप यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 इंटू, क्योंकि आपके पास डेंसिटी हम मोस्टली निकालेंगे यहाँ पे क्योंकि ग्राम में होगा, तो जो आपका यहाँ पर मास है उसे आप किसमें लिखोगे, ग्राम में लिखोगे, ठीक, ग्राम पर मोल, और रेडियस को आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सेंटीमीटर में। दैट मीन्स 4 इंटू 127.8 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करोगे 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर इक्वल टू √2 कितना होता है 1.414 के लगभग होता है a। यहां से आपका a का वैल्यू आएगा, राइट, यहां से आपका a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, और a का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपके पास होगा 361, आपका आएगा 361.42 इंटू 10 टू द पावर आपका आ रहा होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो आपका आ गया a का वैल्यू, राइट। अब आप क्या करोगे, अब a पता चल गया, na हमें पता होता है, m हमें पता है, z हमें पता है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो रो इक्वल टू z आपका कितना है, FCC है तो z कितना होगा 4, m कितना है, m आपका है 63.55, a आपका कितना है, a 361.42 इंटू 10 टू द पावर -10 की पावर 3, और आपके पास Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इस पूरी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका डेंसिटी आ जाएगा, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी आपके पास आएगा, और अप्रोक्स आपके पास 8.94 के लगभग 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था आपका डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं कि किस तरह से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, किस तरह से रेडियस